हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की संपूर्ण जानकारी डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार फिर से सुन लो भाई। अब सभी तरंगों के बारे में विस्तृत जो अपन ने पूरा पूरा लिखा, जितनी भी अपन ने तरंगे पढ़ी, 7 तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे, इन सभी तरंगों को हम इन स्तंभों के आधार पर अपन याद रख सकते हैं। सबसे पहला स्तंभ है विद्युत चुंबकीय तरंगों का नाम आएगा उसमें। दूसरे कॉलम में आएगा आविष्कारक और कौन से सन में किया था। अगले कॉलम में आएंगे उनकी परास, मतलब तरंगे कितने मीटर दूरी तक फैली हुई है। फिर अगला कॉलम आएगा प्राप्ति के स्रोत, तरंगे किस यंत्र से प्राप्त होती है, उनके नाम आएंगे। फिर इनका संसूचन हम कैसे करते, एकत्रित कैसे करते इन तरंगों को, और लास्ट में आएंगे उसके उपयोग। ठीक है। सबसे पहली तरंग है गामा किरणें या गामा विकिरण भी कहते हैं इसको। तो इसका आविष्कार बेकुरल तथा क्यूरी ने सन 1896 में किया था। ठीक है। जैसे परीक्षा में आ गया क्वेश्चन की गामा किरणों के बारे में लिखी है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि इसका आविष्कार बेकुरल तथा क्यूरी ने सन 1896 में किया था। इनकी परास 6 × 10⁻15 मीटर से 10⁻13 मीटर तक होती है। इनकी प्राप्ति के स्रोत प्राकृतिक तथा कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त होती है तरंगे। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। प्रदीप्तिशील पर्दे पर पड़ने पर गामा किरणें चमक उत्पन्न करती है। फिर उसके बाद में आता है इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर में भी छेद बना सकती है, अपने कल पढ़ा था। फिर इसके उपयोग, इसका सबसे पहला उपयोग है कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। दूसरा, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। तीसरा, नाभिक की संरचना के अध्ययन में किया जाता है या नाभिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। अगला दूसरे विकिरण है हमारी एक्स किरणें। एक्स किरणों का आविष्कार W.D. रॉजन ने सन 1895 में किया था। इनकी जो परास होती है वो 10⁻13 मीटर से 3 × 10⁻8 मीटर तक होती है। जब उच्च ऊर्जा वाली कैथोड किरणें किसी लक्ष्य धातु से टकराती है तो हमको एक्स किरणें प्राप्त होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। ये किरणें भी प्रदीप्तिशील पर्दे पर पड़ने पर चमक उत्पन्न करती है। अपारदर्शी वस्तुओं को ये किरणें पार कर जाती है। आपने एक्सरे देखा होगा, है ना, हमारे शरीर को पार कर जाती है ये किरणें। हड्डी का ढांचा दिखाई देता है केवल, तो अपारदर्शी वस्तुओं को ये किरणें पार कर जाती है। इनकी भेदन क्षमता गामा किरणों से थोड़ी सी कम होती है, एक्स किरणों की। अब इसके उपयोग, सबसे पहला उपयोग है सर्जरी चिकित्सा में। सर्जरी में मतलब शरीर में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए किया जाता है ना। किसी को चोट लग जाती है, बोलते हैं ना एक्सरे करा लो, ताकि हड्डी टूटी की नहीं हुई, टूटी है या फ्रैक्चर है पता चल जाए। दूसरा उपयोग है कैंसर तथा त्वचा रोग के निदान में। उसके बाद तीसरा उपयोग और क्या था, हाँ तो ही लिखे थे क्या अपन, हाँ और भी लिख सकते इसमें। ये इंजीनियरिंग वाला है, इंजीनियर में गर्डर में त्रुटि का पता लगाने में। बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते हैं उसमें अगर मान लो कहीं छेद रह गया, त्रुटि रह गई, तो उसका पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद और हाँ, एक और क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में भी इसका उपयोग करते हैं, क्रिस्टल की संरचना। अगला है पराबैंगनी विकिरण। इनका आविष्कार रिटर नामक वैज्ञानिक ने सन 1801 में किया था। इनकी तरंग दैर्घ्य 6 × 10⁻10 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होती है। इसकी प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है, परंतु इसके अलावा भी विद्युत विसर्जन नलिका या आर्क लैंप से भी हम पराबैंगनी विकिरण प्राप्त करते हैं। कांच जो होता है वो इन विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, परंतु क्वार्टज तथा फ्लोरोस्पार ये पराबैंगनी विकिरणों को पारगत कर देते हैं, मतलब आर पार जाने देते हैं। फिर उसके बाद इसके उपयोग, पराबैंगनी का उपयोग है सबसे पहला कि रोगों के कीटाणुओं को मारने में। दूसरा, सर्जरिकल उपकरणों की सफाई करने में। जो सर्जरी के उपकरण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जहां पर ब्रश भी नहीं जाता, तो वहां पर हम पराबैंगनी किरणें डाल देंगे तो जिससे बैक्टीरिया हो जाएंगे, वो मर जाते हैं। उसके बाद में
और फिंगरप्रिंट की जांच करने में, अंगुली के चिन्ह, खनिज सैंपल की जांच करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हाँ हाँ, इधर लिखा है कहाँ? ये नमक के प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, अभी देखिए आएंगे ना। हाँ। उसके बाद अगला पार्ट है चौथे नंबर पे दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश को सब जानते हैं, विजिबल लाइट। इसका आविष्कार न्यूटन ने सन 1666 में किया था। इनकी जो परास होती है 4 × 10⁻³ मीटर से 8 × 10⁻³ मीटर तक होती है, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है ना। याद रखना है कि इसकी प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत तो दृश्य प्रकाश का सूर्य है, पर इसके अलावा आपको पता है विद्युत बल्ब से, फ्लोरोसेंट ट्यूब से, ट्यूबलाइट से, है ना, सोडियम लैंप से दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है और इसका उपयोग होता है वस्तुओं को देखने के लिए। दृश्य प्रकाश जो होता है उसमें 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम की जो तरंगे होती है वह कई रंगों में विभक्त होती है। अपने पढ़ा है कि जब श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म से अपन गुजारते हैं तो हमको इधर 7 रंग दिखाई देते हैं। तो दृश्य प्रकाश को 7 रंगों में बांटा गया है। सबसे पहला बैगनी, है ना, जिसकी परास की थी 4000 से 4500 एंगस्ट्रॉम। फिर जामुनी 4500 से 4700। फिर उसके बाद नीला 4700 से 5000। फिर उसके बाद कौन सा था? बैजानी, हरा 5000 से 5500। हरा के बाद पीला 5500 से 5900। फिर नारंगी 5900 से 6400 और लास्ट में लाल 6400 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसमें ये भी आएगा। उसमें अपने को पता चला कि जो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। फिर अगला विकिरण है अवरक्त विकिरण, है ना, ये अपन आज पढ़ रहे अपन। इसके बारे में अच्छे सुन लो भाई। अवरक्त विकिरण का जो आविष्कार है वो हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 में किया था। इनकी जो परास होती है यही से चालू हो रही है, 8 × 10⁻³ मीटर से 10⁻³ मीटर तक होती है। प्रत्येक गर्म वस्तु अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और इसमें एक चीज अपने को ध्यान रखना है कि जो वस्तु ज्यादा गर्म होंगी उससे जो अवरक्त विकिरण निकलेंगी वो कम तरंग दैर्घ्य की होंगी, और अगर कम गर्म होंगी तो उससे जो अवरक्त विकिरण निकलेंगी वह ज्यादा तरंग दैर्घ्य की होंगी। जैसे सूर्य से जो अवरक्त विकिरण आती है वो लघु तरंग दैर्घ्य की होती है, और पृथ्वी से जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होती है वो दीर्घ तरंग दैर्घ्य की होती है। इनकी जो प्रकीर्णन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। इसलिए इसका उपयोग कोहरे में अधिक दूरी तक संकेत भेजने के लिए और रात्रि में फोटोग्राफी करने में, रात्रि में भी अपन चित्र खींच सकते हैं, इसके लिए किया जाता है। कांच जो है वो अवरक्त विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए अवरक्त विकिरणों के अध्ययन के लिए नमक के प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। फिर इसके उपयोग पहला कोहरे में अधिक दूरी तक संकेत भेजने में, दूसरा रात्रि में फोटोग्राफी करने में, तीसरा उपग्रह में सोलर सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदान करने में। सोलर सेल लगा रहता है उपग्रह में, सूर्य के प्रकाश से वो चार्जिंग होता है जिससे उपग्रह को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में भी इसका उपयोग किया जाता है, सौर जल उष्मक में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगली किरणें हैं माइक्रो तरंगे। इसका आविष्कार हर्ट्ज ने सन 1888 में किया था। इनकी जो परास होती है वो 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर को हम 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्रिस्टल दोरित्र है और इन्हें बिंदु संपर्क डायोड द्वारा संसूचित किया जाता है। इसका उपयोग राडार तथा दूरसंचार में और माइक्रो तरंग ओवन में खाना पकाने में, माइक्रोवेव देखा होगा ना, माइक्रोवेव में खाना बनाने के लिए इस माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों का जो आविष्कार है वो मार्कोनी ने सन 1895 में किया था। सबसे पहले हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किया था और उसके बाद में मार्कोनी ने किया था। इनकी जो परास होती है 30 सेंटीमीटर को हम 0.3 मिलीमीटर लिख सकते हैं, मीटर से 600 मीटर परास तक होती है। अपने शुरुआत में ही देखा था कि 10⁻14 मीटर से 600 मीटर परास तक फैली हुई तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये लास्ट में है 600 मीटर। इसकी प्राप्ति का स्रोत, जब किसी चालक में हम उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है। इन्हें ट्रांजिस्टर दोलित्र या अनुनादी प्रत्यावर्ती परिपथ द्वारा संसूचित किया जाता है। इसका उपयोग यही वाले आएंगे, राडार तथा दूरसंचार में, टेलीविजन संचार में, नौ संचालन में और टेलीफोन संचार में इसका उपयोग किया जाता है रेडियो तरंग। ये इस प्रकार ये पूरी तरंगे हो गई। ठीक है, ये लिख लिया ना आपने? चलो आगे देखिए। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, ये पूरा डिटेल में पढ़ लिया अपन तरंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग दो।